हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। काफी सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए तो कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और कहीं पर अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है और सेपरेशन में इसका क्या यूज है ना, पृथक्करण की प्रक्रिया में इसका क्या उपयोग है। चलिए, तो पहले बात करते हैं इवेपोरेशन है क्या, यानी कि वाष्पीकरण क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों, ये एक सरफेस फिनोमेना है। यानी कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, फिर नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, फिर वो इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है डायरेक्टली नीचे वाले पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट नहीं होते, हमेशा पहले सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। इसीलिए इस फिनोमेना को सरफेस फिनोमेना कहा जाता है। दूसरी चीज ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन की, ये बॉइलिंग से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, जैसे अच्छा, बॉइलिंग से डिफरेंट इसीलिए भी है, देखो बॉइलिंग में हमें हीट देनी पड़ती है। दूसरी चीज, पहले जो बॉटम के पार्टिकल्स होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, पहले वो गर्म होंगे, फिर ऊपर ऊपर होकर के जो सरफेस पर ये सारे पार्टिकल्स एक साथ गर्म होने लगेंगे और जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है इवेपोरेट ये पार्टिकल्स होते हैं। जबकि इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। हम कह सकते हैं, अच्छा हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर बॉइलिंग से कंपेयर की जाए तो हाँ। लेकिन ये अलग अलग जो हमारे लिक्विड्स हैं या अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उन पर डिपेंड करता है, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। फिर हमने बात की थी कि सरफेस फिनोमिना तो है, यानी कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। और जहां पर सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा, है ना। जैसे हमने बात की थी कि दो बीकर है, एक बीकर आप देख सकते हो ए वाला जिसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है, और बीकर बी वाला जिसका सरफेस एरिया ए के कंपैरिजन में काफी छोटा है। दोनों में ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाला है। अगर हम इसे कहीं पर छोड़ देते हैं इवेपोरेशन के लिए तो हम देखते हैं जो ए वाला बीकर है उससे वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है बी वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट। तो क्या सिर्फ सरफेस एरिया पर ही डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट, इसके अलावा कोई और फैक्टर भी होते हैं बिल्कुल होते हैं। जैसे जैसे कि बच्चों, विंड पर भी डिपेंड करता है। अगर विंड ज्यादा है, हवा पर भी डिपेंड करता है ना, अगर हवा ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ज्यादा जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होते रहेंगे वो पार्टिकल्स क्या है वहां पर एक जगह पर नहीं रहेंगे, हवा क्या करेगी उन्हें दूसरी जगह ले जाती रहेगी, जिससे इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर भी है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। ठीक है, क्या कोई और भी फैक्टर है, बिल्कुल, ह्यूमिडिटी। ठीक है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, क्योंकि पहले से ही एयर ह्यूमिड है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर हमने बात की थी कि सेपरेशन की प्रोसेस में इसका क्या काम है। अब देखो, पहले इवेपोरेशन का मतलब तो हम समझ गए, यानी कि ये क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वे वेपर में चेंज हो रहा है। तो यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी एक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसको हमने वाटर के साथ बनाया है, जैसे मान लेते हैं नमक और पानी का हमारे पास एक सोल्यूशन है।
अब देखो बच्चों, हमने बात की थी कि जैसे फिल्ट्रेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम जो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड है उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मिसिबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये जो नमक और पानी का घोल है, ये असल में है क्या, एक इमिसिबल सॉल्यूशन है, सॉरी सॉरी, कैसा है, एक मिसिबल सॉल्यूशन है। कैसा है, मिसिबल। मिसिबल यानी कि जो आपस में अच्छे से घुले हुए हैं, जैसे नमक और पानी में घुल जाता है अच्छे से, ठीक है। तो हम बता नहीं सकते कि इसमें नमक है या नहीं है, ठीक है। फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेट कैसे करेंगे, नमक को पानी में घोल तो हमने दिया, लेकिन क्या इसे वापस से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इवेपोरेशन की टेक्निक से। कैसे, हम क्या करेंगे, नमक और पानी को क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना। बॉइलिंग करके भी हम कर सकते हैं और इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, किसी बड़े सरफेस एरिया वाले कंटेनर में डाल सकते हैं, ना भी डालें तो अगर सेम कंटेनर में भी हम रखते हैं तो भी ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि समुद्री जल जो होता है, जिसमें नमक होता है मिला हुआ, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, समुद्र किनारे उसके बेड्स बनाए जाते हैं, उन बेड्स में ये पानी भरा जाता है, समुद्र वाला पानी, नमक वाला पानी, ठीक है। जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया था वैसा ही। अब इसे छोड़ दिया जाता है धूप में, तो सन की रेज इन बेड्स पर पड़ती हैं, इनके जो ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इवेपोरेट हो जाते हैं और नीचे जो है सिर्फ नमक बच जाता है। इस प्रकार से हम नमक और पानी के घोल से नमक और पानी को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे पानी को अलग कहाँ किया, पानी को तो बिल्कुल हटा ही दिया, पानी तो इवेपोरेट हो गया, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम इस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, इन वेपर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और इन वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की। चलिए, तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हो दो इमेजेस आपको दी गई हैं, एक है इवेपोरेशन और एक है बॉइलिंग। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ इवेपोरेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इवेपोरेशन हमेशा किसी भी लिक्विड के सिर्फ सरफेस पर होगा, ठीक है। मैंने सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग टू अ गैसियस स्टेट। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होगा। नीचे भी इमेज बनी हुई है एक, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो वाटर है इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, और जो ऊपर वाला वाटर है इसको लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों वो वाटर का सरफेस है, ठीक है। सरफेस पर सरफेस वाले वाटर हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, ठीक है, वेपर्स उनके बनेंगे। तो सरफेस पहले गर्म होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमेना कहते हैं। तो ये जो वार्म वाटर है इसको लाइट ब्लू कलर से दिखाया गया है, जबकि जो हमारा नीचे वाला जो वाटर है वो डार्क ब्लू कलर से शो हो रहा है। अच्छा, अगर ये जो ब्लू वाला लिक्विड है सारा, लाइट ब्लू वाला, ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो डार्क ब्लू वाला लिक्विड है ना, अब ये सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इवेपोरेट होगा, अब ये लाइट ब्लू बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की। चलिए, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे पदार्थ को वापस प्राप्त करना चाहते हैं जो घुल गया है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ गर्म करने पर गैसीय रूप में बदल जाता है। तो तरल पदार्थ को जो हम गर्म कर रहे हैं तो वो गैसीय रूप में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, जैसे ओशियन का सरफेस है, सन की रेज इस पर गिर रही हैं, ठीक है। देखो, वो कैसे रहा है,
ओशियन का सरफेस है। अब ये सन की रेज इस पर गिर रही है, ठीक है। अब सन की रेज इसमें गिरेगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वार्म होगा, गर्म होना शुरू करेगा। अब वार्म हो रहा है तो हम कह रहे हैं, लेकिन असल में होता क्या है, इसके जो यहाँ पर जो ये वाटर के जो ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जैसे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे वैसे ही धीरे धीरे ये नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं और खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो प्रोसेस का उपयोग कैसे किया जाता है ये तो हमने देख लिया। अब किन लिक्विड्स के लिए किया जाता है, जो आपस में अच्छे से घुल गए हों, और उन घुले हुए लिक्विड या सॉलिड को जो भी है हमारे पास, उसे हम वापस प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला, अच्छा, जैसे कि यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इमेज आपको आपकी एनसीईआरटी में भी दिखेगी, है ना, एनसीईआरटी में भी है सेम इमेज। तो है क्या इसमें, देखो, समुद्र के किनारे ये जो बनाए गए हैं ना, ये जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिख रहे हैं, असल में क्या है, ये सी बेड्स इन्हें कहा जाता है। तो ये जो सी बेड्स हैं, ठीक है, बेड्स की तरह शेप दिया हुआ है और गहरा किया हुआ है, गड्ढा भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, समुद्र का पानी भरा जाता है। अब समुद्र का पानी होता है खारा, यानी कि उसमें कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है, खारा यानी कि नमकीन। अब ये जो खारा पानी है, ठीक है, अब क्या होगा, जब इन्हें बेड्स में भर दिया जाएगा तो सन की रे इन पर गिरेगी, सन की रेज इन बेड्स पर गिरेगी, ठीक है। जब इन पर सन की रेज गिरेंगी तो इनका सरफेस क्या होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। जैसे ही सरफेस वार्म होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर सॉल्ट, यानी कि वाटर तो हो गया इवेपोरेट और नीचे नीचे नमक बच जाएगा। तो इस प्रोसेस से ही समुद्र से जो है नमक प्राप्त किया जाता है। तो बड़े बड़े जो ओशंस हैं उनके आसपास के एरियाज में आपने देखा होगा, वाटर डाला जाता है, पूरा नमक काफी वहां पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इस नमक को आगे रिफाइन करके, साफ करके जो है यूज किया जाता है, हमारे उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है इतना। चलिए अब बात करते हैं कंडेंसेशन की, यानी कि संघनन। अब जितना इम्पोर्टेंट इवेपोरेशन है ना, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट संघनन है, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन इजी है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। संघनन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं कह सकते, लेकिन है तो ये भी इजी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो पहले समझते हैं संघनन होता क्या है। देखो, संघनन में होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया और फ्रिज से एक बॉटल निकाली पानी की, फ्रिज से आपने एक बॉटल निकाली, किसकी, पानी की एक बॉटल आपने फ्रिज से निकाली, ठीक। अब फ्रिज में ये पानी की बॉटल कैसी हो गई, ठंडी हो गई। देखो ग्लास एकदम साफ है, अभी ग्लास में कुछ भी नहीं है। अब ये जो ठंडा ठंडा पानी है, ये आपने इस गिलास में भर दिया। चलिए, तो ग्लास के अंदर आपने ठंडा पानी भरा है और वापस बॉटल को आपने फ्रिज में रख दिया है। चलो बॉटल को हटा लेते हैं, बॉटल तो हमने फ्रिज में रख दी। अब ये जो ग्लास है, अब आप क्या देखते हो कि ग्लास के बाहर से पानी की बूंदें आ जाती हैं, आती है पानी की बूंदें, जब ठंडा पानी हम फ्रिज से निकालते हैं, आ गई। इसके बॉटम में भी पानी पानी हो जाता है ना, जहां पर ग्लास रखा जाता है वहां पर पूरा पानी पानी हो जाता है, ठीक है। अब ये बाहर पानी कैसे आया, क्योंकि पानी को तो हमने ग्लास के अंदर डाला, ठीक है, बाहर से भी हमने पानी गिराया नहीं, ठीक है, बाहर से किसने पानी भी नहीं डाला, तो इतना सारा पानी कैसे आया, जबकि बारिश भी नहीं हो रही है ना। तो ये ग्लास के बाहर पानी कैसे आ गया। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज से जब भी आप कोई चीज निकालते हो, मान लेते हैं आपने कोई बाउल फ्रिज से निकाला,
अभी तो उसके बाहर पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा देर बाद उसको बाहर ही छोड़ते हो तो आप देखते हो कि उसके किनारों पर आपको पानी की ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलती है। जहां पर उसे रखा जाता है वो पूरा वो जगह भी पूरा गीला हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि पानी तो उसके अंदर है ना, पानी तो अंदर है, बाहर से पानी कैसे आता है? तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब होता क्या है देखो, ये बाहर से देखो हमारी क्या है, ये एयर है। क्या है? एयर है। अब हम जानते हैं एयर इज एवरीवेयर, यानी कि जो वायु है ये हर जगह है। अब ये वायु बनी हुई किससे है? अब इस वायु में बच्चों ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर भी है, यानी कि जल वाष्प भी है। तो अभी ये जो जल वाष्प है, अभी ये ठंडा क्यों नहीं कर रहा? अभी भी तो ये बहुत सारे चीजों के सरफेस पर टकरा रहा है, तो उनको गीला क्यों नहीं कर रहा? है ना, वहां पर ड्रॉपलेट्स क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि बच्चा अभी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, पूरा सेम है सब जगह। ठीक है, तो ये वाटर वेपर हमसे भी टकरा रही है, लेकिन कैसी है अभी? वेपर की ही फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही ये जो वाटर वेपर है किसी ठंडे सरफेस पर टकराती है, कहाँ पर टकराती है? किसी ठंडे सरफेस पर टकराती है, फिर ये जो जो जल वाष्प है ना, ये पानी में परिवर्तित हो जाती है। देखो जल वाष्प बनी कैसे? जब पानी बॉयल हुआ होगा या उबला होगा या पानी में टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो ये जो पानी है ये जल वाष्प में परिवर्तित हो गई, है ना। अब हमारे आसपास कितनी चीजें होती हैं, कितनी जगहों पर पानी रहता है, वो सारा पानी जाता कहाँ है? जैसे कि हमने इवेपोरेशन में भी पढ़ा, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बन जाता है। अब ये वाष्प जो है हवा के साथ घुला हुआ होता है हर जगह। ठीक है, अब हवा के साथ जब ये घुला हुआ है हर जगह, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसे कोई ठंडा सरफेस दिखता है, यानी कि कोई ठंडी सतह दिखती है, तो जब ये उस पर टकराते हैं तो ये जो वाटर वेपर्स हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमने इस ग्लास को, पहले ये नॉर्मल ग्लास था, तो अभी इसके चारों ओर ड्रॉपलेट्स नहीं आए वाटर के, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर भरा ठंडा पानी, ठंडा पानी भरने से क्या हुआ, जो ग्लास है इसका ये जो सरफेस है बच्चों, ये भी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। अब ग्लास का सरफेस ठंडा हो गया, तो यहाँ पर जो इसके आसपास जो वायु है उसमें क्या है, जल वाष्प भी है। अब ये जल वाष्प क्या होगी, इस ठंडे सरफेस पर टकराएगी और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये प्रोसेस होती है संघनन की, यानी कि कंडेंसेशन की। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हम बना रहे हैं एक केटल में चाय, एक केटल में हम चाय बना रहे हैं, नीचे से हमने बढ़िया सा अपना बर्नर लगाया हुआ है, अब इसके अंदर है वाटर। अब हमने इसको पूरा लिड से क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है इस केटल को। ठीक है, लेकिन ये जो केटल का माउथ है, अब क्या होगा, अब अंदर ये जो पानी है ये क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बाहर जाने की कहीं पर जगह नहीं है, एक मात्र रास्ता ये वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वेपर्स बाहर आएंगी, आएंगे इस प्रकार से आती है वेपर्स बाहर आ रही हैं। ठीक है, अब इन वेपर्स के ऊपर अगर हम कोई ठंडा सरफेस लगा दे, है ना, एक ठंडी सी प्लेट लगा दे, है ना, कोई ठंडा प्लेट लगा दे, ठंडी प्लेट यानी कि एक प्लेट लगा दे और उसके ऊपर आइस क्यूब रख दे, आइस क्यूब ना रखें या फ्रिज से कोई निकाली हुई ठंडी प्लेट लगा दे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो ठंडी प्लेट है इस पर क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है इस पर जाएंगे और इस ठंडे सतह पर टकराएंगी। जब ये वाटर वेपर इस ठंडी सतह पर टकराएंगी तो धीरे 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 ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेंगे, यानी कि बूंदों का रूप ले लेंगे, और इस बूंदों को हम एक कंटेनर में यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं और ये पानी हमें अलग मिल जाएगा। समझ रहे हैं ये प्रोसेस कैसे हो रही है? हमने केटल में पानी भरा, पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो वेपर्स हैं ये केटल के माउथ से निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो माउथ है केटल का, यहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं और इसके जस्ट ऊपर हमने एक
ऐसी शीट लगा दी है या प्लेट लगा दी है या कोई कंटेनर ऐसा लगा दिया है जो क्या है, ठंडा है, जिसका सरफेस कैसा है, ठंडा है। तो इस ठंडे सरफेस पर जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स, जैसे ही ये वेपर्स टकराएंगी, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स हमें इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हमें दिखता है ना, जो हमारे कार है या जो हमारी विंडोज हैं, विंडोज पर वो लिक्विड लिक्विड दिखता है ना, वाटर, वो क्या है, वो वाटर वेपर ही है, बस क्या हो गई है, कंडेंस हो गई है, क्योंकि बाहर कैसा है, ठंडा है, घर का एरिया क्या है, गर्म है। ठीक है, इस तरह, और जो ग्लास है वो कैसा होता है, ठंडा हो जाता है, जिसमें वाटर वेपर्स टकराती हैं और ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्लियर है इतना? चलिए, समझ में आया कंडेंसेशन की प्रोसेस? चलिए, तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है। क्या हो रहा है, जो हमारा पदार्थ है उसकी जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, भौतिक अवस्था है, वो तरल से गैस में बदल रही है और गैस से किस में बदल रही है, तरल में बदल रही है ना। तरल से गैस में नहीं कहेंगे हम, क्योंकि तरल से गैस में तो इवेपोरेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेपर्स हैं वो लिक्विड बन रहे हैं, यानी कि गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे तब होता है जब हवा में जल वाष्प गैसीय रूप में ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल पानी में बदल जाता है। जब हवा में मौजूद पानी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो यह संघनित होकर पानी की बूंदें बनाता है। संघनन का विपरीत वाष्पीकरण प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और संघनन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं कंडेंसेशन की, जैसे कि आप ये ग्लास देख पा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लास में भरा गया है आइस क्यूब। अब आइस क्यूब के डालने की वजह से ग्लास जो है उसका जो सरफेस है वो कैसा हो गया है, सरफेस की बात करें, यानी कि जो इसके जो आउटर लेयर है इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो पूरा एरिया है ये कैसा हो गया है, ठंडा हो चुका है अब। ठीक है, अब वार्म एयर इस पर आएगी, टकराएगी, टकरा करके कंडेंस हो जाएगी और बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, संघनन तब होता है जब गैस तरल में बदल जाती है। बिल्कुल सही। संघनन में उन अभिक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें दो अणु जल की हानि के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, संघनन को किसी प्रणाली से ऊष्मा को इस प्रकार हटाने के रूप में परिभाषित किया जाता है कि वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल सही। तो जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने समझा था, उसी को हमने यहाँ पर रीड किया। तो आपको ये पूरा नोट कर लेना है और साथ में आप चाहें तो ये जो वाटर वाला डायग्राम है इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। चलिए, तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, जैसे हमने कैटल वाला जो एग्जांपल अभी बताया था, तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। देखो, कैटल को हीट दी जा रही है, अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। अब इवेपोरेट होकर के वो कैटल से बाहर आ रहा है, फिर वहां पर हमने लगा दिया एक ठंडा सरफेस। अब इसके सरफेस पर जब ये गरम गरम वाष्प टकराएगी तो लिक्विड में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बना करके आप कंडेंसेशन की होल प्रोसेस को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, और एग्जाम में भी ये आपके बहुत काम आएगी, है ना। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कि तब पता चल जाएगा ना कि आपको पूरा कंडेंसेशन का प्रोसेस पता है कि प्रोसेस क्या है, कैसे।
चलिए, तो वही लिखा हुआ है, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इज गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म, यानी कि वाटर की गैसियस फॉर्म से जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन जनरली अकर इन एटमॉस्फेयर व्हेन वार्म एयर अराइजेस when warm air rises, cools and loses its capacity to hold water vapor। ये कब होता है? जब जो हमारी वार्म एयर है, यानी कि गर्म हवा है, जब ये राइज होती है, कूल होती है और अपनी कैपेसिटी खो देती है वाटर को होल्ड करने की, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट्स, जिस वजह से एक्सेस वाटर वेपर क्लाउड ड्रॉपलेट को कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ गए आप कंडेंसेशन की प्रोसेस? बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा है, जैसे फ्रिज से कोई बॉटल निकाल ली, पानी तो अंदर है, आपने हमेशा सोचा होगा कि ये पानी बाहर से कैसे आ जाता है ना? या किसी ग्लास में जब हम बर्फ डालते हैं, तो बर्फ तो अंदर डाली है, बाहर पानी कैसे आ जाता है? तो ये सब होता है कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, कंडेंसेशन की प्रोसेस से। चलिए, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।